काफी सराहनीय कदम है सरकार का और बैलेंस्ड बजट कह सकते हैं इसको। पैसा कहाँ से आएगा, वो हम ही लोग से पैसा लेंगे। लेकिन जहाँ स्टेट बेसिस पे होना चाहिए, स्टेट के लिए कुछ भी नहीं मिला। नमस्कार, डीटीवी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रचंड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज चौथा बजट पेश किया गया। पटना के बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जितने भी अधिकारी हैं वो इस केंद्रीय बजट को बड़े गौर से देख और सुन रहे थे। बजट के ऊपर अब इनका एनालिसिस शुरू होगा। हम इनसे बात करेंगे। पीके अग्रवाल जो यहाँ के बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, वो प्रेस को भी ब्रीफ करेंगे। थोड़ी ही देर में हम पीके अग्रवाल साहब से बात करेंगे कि आखिर इस बजट की मुख्य बातें क्या है। लेवल पर जो बजट हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन जहाँ स्टेट बेसिस पे होना चाहिए, स्टेट के लिए कुछ भी नहीं मिला और न कोई नाम आया, एक्सेप्ट उन्होंने 5 नदियों का जो रिवर लिंकिंग किया है विद गंगा। ये एक अच्छा लगा कि चलिए कम से कम जो हम लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा 2-3 जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ उससे हमको लगता है कि और डिटेल की आवश्यकता है। डिटेल देखने के बाद ही हम लोग और अधिक बता पाएंगे। वो भी एक स्वागत योग्य है कि 5 किलोमीटर तक एक नेचुरल फार्मिंग होगा, उसका भी बेनिफिट हमको मिलेगा। बंगाल को मिलेगा, बिहार को मिलेगा, यूपी को मिलेगा, है ना, तो इस स्टेट को भी मिलेगा। लेकिन स्टेट का कोई बेनिफिट अभी तक इस नॉलेज में नहीं आया कि स्पेसिफिक स्टेट को क्या मिलेगा, ये कुछ नहीं है। टैक्स को लेकर खास चेंजेस नहीं है। कुछ डिसेबल्ड लोगों को दिया है, कुछ कैपिटल गेन का जो है उसमें कुछ दिया है, वो बहुत लुक्रेटिव नहीं है लोगों के ध्यान में। अब व्यवसायियों के लिए क्या कुछ उदारपूर्ण बजट है? स्पीच में अवश्य उदारपनी था उनका, लेकिन जहाँ तक कानून में 2 चीज़ जो किया उन्होंने कि भाई किसी ने रिटर्न छोड़ दिया है, कोई मिस्टेक पॉइंट आउट हुआ है, वो आदमी 2 साल तक एडिशनल टैक्स दे के रिटर्न फाइल कर सकता है, तो ना कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आवश्यकता है कि इसको डिटेल लेने का। काफ़ी संतुलित प्रतीत होता है, काफ़ी संतुलित जी। क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के क्रम में एक पहला प्रयास किया गया है, जिसमें इन्होंने 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ उसको रेगुलेट करने के लिए कि कहीं से वो मिस ना करे, उसके लिए इन्होंने 1% TDS का प्रावधान भी किया गया। लेकिन अफसोस बिहार के लिए कि बिहार को डायरेक्टली कुछ नहीं मिल पा रहा, जबकि देश का विकास बिहार के विकास से के बिना अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए हमारा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि विदेशी अच्छा कुछ चीज़ विदेशी छात्रा के बारे में जो पूछना चाह रहे हैं, को लगता है कि चाइना से बहुत सस्ता छाता आ रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो छाता उद्योग है वो परेशान हो रहे हैं। इसी कारण उस पर सरकार कदम उठा रही है, जो जरूरी भी है कि जो रोजमर्रा की चीजें जो आसपास से सस्ते में आ जाए और उससे यहाँ के उद्योग खत्म नहीं होने चाहिए। इसीलिए ये हमको बहुत अच्छा कदम लगा कि भाई यहाँ के जो उद्योग जो चीज बना रहे हैं उन पे तो काफी अधिक ड्यूटी होनी चाहिए जो बाहर से आते हैं। जितनी लगा आपको इस बजट से उम्मीद हम लोग कहाँ से करें? सरकार का जितना पैसा है, आज सैकड़ा करोड़ लोगों को अब कोरोना का टीका मुफ्त में दे दिए, पैसा कहाँ से आएगा? वो हम ही लोग से पैसा लेंगे, सब्सिडी देंगे, किसी के खाते में 2000, किसी के खाते में 5000, वो भी हम ही लोग के पैसे से जा रहा है। तो इनकम बढ़ेगी नहीं तब तक कहाँ से ये देंगे? और हम लोग को जो बिहार के लिए बात होती है, बिहार एकदम पिछड़ा हुआ है। जब तक स्पेशल इंसेंटिव नहीं दीजिएगा, न यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, न लोग कोई बाहर से इंडस्ट्री वाले आएंगे। और जब तक यहाँ के लोगों के पास उतना पैसा है नहीं
कि वो यहाँ इंडस्ट्री लगा के कुछ कर ले। तो लंबा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बाहर के जो पैसे वाले जो ग्रुप है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला का ग्रुप हो गया, अडानी हो गया, उनको लाना होगा। तो जब तक आप उनको स्पेशल इंसेंटिव नहीं देंगे वो यहाँ क्यों आएंगे, जबकि बिहार में हमारी जमीन भी महंगी है। तो कुछ न कुछ तो सेंटर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। और आज 20 साल से हम लोग की डिमांड चल रही है स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज, वो तो कुछ मिल नहीं रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, किस नजरिए से आप देखते हैं इस बजट को कि कितना ये जो सहानुभूतिपूर्ण बजट दिया गया है भारत के जो नीचे तबके के लोग हैं या मध्यम तबके के लोग, कितना बैलेंस किया गया है इस बजट में? नहीं, देखिए सरकार का तो इस चीज पर ध्यान है ही कि जो नीचे तबके के लोग हैं किसानों को मदद कर ही रही है, उनके अकाउंट में पैसा जाता ही है, गैस की सब्सिडी भी लोगों के अकाउंट में जाती है। सबसे सराहनीय कदम जो है गांवों में एजुकेशन पे जो इंटरनेट से एजुकेशन का प्रावधान कर रहे हैं कि डिजिटल पढ़ाई हो। तो वहाँ क्या होगा, गांव में ऐसे अच्छे टीचर तो मिलते नहीं हैं जो अच्छी पढ़ाई दे सके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब पढ़ाई होगी तो अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, वहाँ के बच्चों को डेवलपमेंट अच्छा मिलेगा। गांव में तो नेट का भी प्रॉब्लम होता है और कई लोगों को के पास उतना सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। नहीं तो स्कूल बनाएंगे ना, ये एक स्कूल में 40 बच्चे हैं वो, हाँ, और वहाँ पे आप स्क्रीन को इलेक्ट्रॉनिक से आप जोड़ दिए और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, और इंटरनेट पे ये जोड़ दे रहे हैं कि हम गांवों तक इंटरनेट की सुविधा अच्छी से अच्छी कर दें, तो उससे काफ़ी अच्छा होगा। माने इनका जो बजट में ये है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उनको चीज़ें मुहैया करा रहे हैं जिससे कि डेवलपमेंट हो। बैकबोन है वो डिजिटल इंडिया के तहत सारा चीज़ किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का उन्होंने घोषणा किया, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे और स्किलिंग के ऊपर में ITI को जोड़ के ड्रोन टेक्नोलॉजी को सभी को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इन सब व्यवस्थाओं से क्या है कि जो भी भारत के बच्चे हैं उनको बहुत ही लाभ होगा, एक्सपोजर मिलेगा। और हर चीज़ में खास करके 60,000 जो जॉब क्रिएशन है, गति शक्ति, PM गति शक्ति, अब 15,000 नॉर्मल कहा गया है। अगर उसमें से हम लोग अगर जितना अचीव कर सकते हैं उससे एक रोजगार भी बढ़ेगा। और अगर डिजिटल इंडिया के माध्यम से सब कुछ किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कितना रोजगार उसमें पैदा होगा। 60 लाख तो उन्होंने घोषणा किया है, हो सकता है ये 6 करोड़ तक भी जा सकता है। काफ़ी सराहनीय कदम है सरकार का और बैलेंस्ड बजट कह सकते हैं इसको।